हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के इस सीटेट के नए मॉडल पेपर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में सीडीपी तथा हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। ये प्रश्न सीटेट परीक्षा के लिए अत्यंत ही खास है, अतः आप लोग इन प्रश्नों पर अपना थोड़ा सा ध्यान अवश्य दीजिएगा। दोस्तों, आप सबके सीटेट के पेपर के एडमिट कार्ड हो सकता है 15 या 16 जनवरी तक अपलोड हो जाए और आप सबको प्राप्त हो जाए। और रही बात डेट बदलने की, तो अभी आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, अतः आप लोग अपना ध्यान तैयारी पर ही बनाए रखिएगा। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं आज सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। चलिए पढ़िए प्रश्न को। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। तो बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा। चलिए पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है। भाषा विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, सांस्कृतिक विकास। चलिए तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, इसका सही क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्या सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, नैतिक विकास। ठीक है, नैतिक विकास एक ऐसा विकास का क्षेत्र होता है जिसमें बच्चे की योग्यताओं का विकास, यानी कि नैतिक विकास के द्वारा ही बच्चे की योग्यताओं का विकास होता है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये सब समझने की योग्यता नैतिक विकास के द्वारा ही आती है। ठीक है, ये सामाजिक व्यवस्थाओं तथा समाज के जो मानदंड बनाए गए हैं, नैतिक विकास उससे प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत तो आप सबको पता होगा ना। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत विकास का सिद्धांत। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर तक होता है। चलिए ऑप्शन पढ़िए। विकास पूर्वानुमेय है, यानी विकास पूर्वानुमान के द्वारा है। ये क्या ऑप्शन क्या कह रहा है कि विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। विकास परिपक्वता और सीखने का एक उत्पाद है। ठीक है, विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है। बच्चे के विकास की दर में भिन्नताएं होती हैं। तो ये चारों ऑप्शन सही है, लेकिन जो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा ये बताइए। तो इस प्रश्न के हिसाब से जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी, विकास एक दिशा में आगे बढ़ता है। तो ये इसके अनुसार जो विकास के सिद्धांत होते हैं उनमें से कौन सा हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो सिर से पैर की ओर कह रहा है ना, सिर से पैर की ओर सिर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं मस्तकाधोमुखी सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या होता है, विकास की दिशा किस ओर होती है। सिर से पैर की ओर। किस ओर होती है। सिर से पैर की ओर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो विकास का क्रम क्या होता है, सिर से पैर की ओर, यानी सबसे पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद धड़ का, उसके बाद पैर का। ठीक है, और दूसरा एक सिद्धांत कौन सा है जो दिशा का सिद्धांत है, वो कौन सा है। वो कौन सा है, अधोमुखी, यानी निकट से दूर की ओर। कौन सा है, अधोमुखी सिद्धांत। ठीक है, उसमें कौन सा हो जाएगा, निकट से दूर की ओर। निकट से दूर की ओर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निकट से दूर की ओर। ठीक है, की ओर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि
निकट से दूर की ओर, इस विकास के सिद्धांत की दिशा क्या होती है? निकट से दूर की ओर। इसमें सबसे पहले जो केंद्र का है, केंद्र के अंग है, सबसे पहले उनका विकास होता है, उसके बाद जो बाहरी अंग है उनका विकास होता है। जैसे कि बच्चे का हाथ है तो सबसे पहले हाथ का विकास होता है, उसके पश्चात उसके हाथ की जो अंगुलियां हैं उनका विकास होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? अभिकथन, चलिए अभिकथन और कारण पर आधारित प्रश्न है। क्या हो जाएगा? अभिकथन ए क्या कह रहा है? अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। यानी अभिकथन कह रहा है कि बच्चों के जो अभिभावक हैं उनको बच्चों के बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। तो ये तो बात बिल्कुल सही है ना? ये तो बात बिल्कुल सही है। कारण क्या कह रहा है? बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है। बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है। तो ये दोनों बात बिल्कुल सही है ना? इसमें ये भी विकास मतलब जो कारण दिया गया ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है, यानी जो परिवार का वातावरण होता है उससे बच्चे का विकास प्रभावित होता है। ये भी बिल्कुल ठीक बात कह रहा है ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? 4 जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन को अवधारणा बच्चे द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त की जाती है? वर्ग समावेशन यानी वर्गीकरण की प्रक्रिया बच्चा किस इसमें कर लेता है? ठीक है, ये किस चरण में कर लेता है ये पूछा जा रहा है। चलिए पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए। मूर्त संक्रियात्मक, ये शाह है यहाँ पर। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदीगामक और पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, यहाँ ये कहीं कहीं माह बन गया है, उसको देख लीजिएगा। ठीक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो फिर इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यानी वर्गीकरण की प्रक्रिया, जब बच्चे के अंदर वर्गीकरण करना सीख ले बच्चा, वो कौन सी अवस्था होगी? वो होगी 7 से 11 वर्ष। तो 7 से 11 वर्ष किस में आएगा? चलिए इनका वर्गीकरण देखते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले मूर्त संक्रियात्मक, सबसे पहले संवेदीगामक, ताकि कंफ्यूजन ना हो, हम लोग आसानी से कर सके। ठीक है, संवेदीगामक क्या होती है? 0 से 2 वर्ष। ठीक है, 0 से 2 वर्ष। इसमें क्या होता है? बच्चा स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व करना सीख लेता है, मानसिक निरूपण करने की क्षमता आ जाती है ना? यानी मस्तिष्क में वो वस्तुओं को जानने लगता है, समझने लगता है कि हाँ ये चीज़ है, इस दुनिया में ये चीज़ है ना? और फिर उसके बाद कौन सी अवस्था आती है? पूर्व संक्रियात्मक। ये कितना होता है? 2 से 7 वर्ष। ठीक है, 2 से 7 वर्ष। ठीक है, और इसमें क्या आता है? उसके बाद कौन सी अवस्था आती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है? ये 7 से 11 वर्ष। कितने वर्ष? 7 से 11 वर्ष। इसमें कौन कौन से मतलब विशेषताएं आती हैं? जैसे कि संरक्षण की क्षमता आ जाती है बच्चे के अंदर, यानी कोई वस्तु है या कोई मतलब कि उसको कोई बात आप बता रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो उसके अंदर जो समझने की शक्ति है उसका विकास हो गया होता है। यानी कि जैसे आप बता रहे हैं कि बच्चा उसको बता रहे हैं कि बेटा पी ऐसे लिखा जाता है और पी से बी बनाना है तो ऐसे बना ले, फिर आप उसको बताओ कि बेटा फिर से पी बनाओ, तो इसको फिर से पी बना ले, उसी को बोलते हैं संरक्षण की क्षमता। ठीक है, कोई वस्तु जो आप समझाना चाह रहे हैं वो उसको समझ में आ गई है, इसको बोलते हैं कि वापस उसी क्रिया को शुरू के बिंदु पर वापस पहुंच जाना, वो संरक्षण की क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी कोई प्रक्रिया है, उसके जो शुरुआती बिंदु है उसका अंतिम छोर से वापस पहुंचकर फिर
प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाना वही संरक्षण कहलाता है। ठीक है। अच्छा, तो ये किस में आ जाता है? ये मूर्त, इसमें किस में आ जाता है? हाँ, मूर्त संक्रियात्मक में। और जो वर्ग समावेशन यानी गणना करना, गिनती, जैसे आप लोग गिनती है ना, गणना करना, क्रमबद्धता या वर्गीकरण करना, ठीक है, ये सब किस में आ जाता है? मूर्त संक्रियात्मक। 7 से 11 वर्ष की अवस्था में आ जाता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। इसका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की कितनी होती है? 11 से 18 वर्ष। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लगते हैं? परिकल्पनात्मक रूप से, यानी परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लगते हैं, तो वो अवस्था कौन सी हो जाएगी? अभी हम लोगों ने चारों अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है ना, तो ऑप्शन अपने आप से आप लोग चुनिए, बताइए कौन सी हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसकी आयु कितनी थी? 11 से 18 वर्ष। इसमें क्या होता है कि बच्चा परिकल्पनात्मक यानी अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता उसके अंदर विकसित होने लगती है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार विद्यार्थियों के समीपस्थ विकास के क्षेत्र पाने में सहायता करने के लिए एक अध्यापिका को क्या देना चाहिए? समीपस्थ विकास का क्षेत्र पाने में सहायता करने के लिए एक अध्यापिका को क्या देना चाहिए? ठीक है। लेव वाइगोत्स्की के विचार के अनुसार पूछा जा रहा। चलिए देखते हैं। दंड, पाठ, पुरस्कार, नकारात्मक प्रतिपुष्टि। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या सही हो जाएगा? उनके अनुसार क्या सही हो जाएगा ये बताइए। तो नकारात्मक प्रतिपुष्टि तो कहीं भी उपयोगी नहीं होती है। ठीक है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पाढ़। क्या हो जाएगा? पाढ़। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। पाढ़। पाढ़ का मतलब होता है सहयोग। जब बच्चा कोई गतिविधि कर रहा होता है या कोई समस्या का समाधान ढूंढ रहा होता है, तो शिक्षक उसमें उसको थोड़ा सा सहयोग कर देता है। ठीक है। उसको इशारा दे देता है, थोड़ा सा सहयोग कर देता है, तो बच्चा अपना समस्या समाधान बड़े आसानी से कर लेता है। उसी को पाढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाढ़ बोलते हैं। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर, और इसको स्कैफोल्डिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग। क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग। SCAFF। ठीक है। FFOLDING। स्कैफोल्डिंग। ठीक है। क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने बच्चों के नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा है? बच्चों के नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रस्ताव रखा है। चलिए, कोनार्ड लॉरेंज, सिगमंड फ्रायड, लॉरेंस कोहलबर्ग, एरिक्सन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोहलबर्ग। क्या हो जाएगा? कोहलबर्ग। और सिगमंड फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया है बताइए? इन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया है। किसका? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया है। ठीक है। का सिद्धांत, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? अभिकथन पर आधारित है। चलिए पढ़िए। क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है। क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है। ठीक है। कारण क्या कह रहा है? शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है। गलत। शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है। शिक्षक के सहयोग के बिना बच्चा
आसानी से नहीं सीख पाता है। जब शिक्षक उसका मार्गदर्शन करता है तब जाके क्रिया आधारित शिक्षण में बच्चा अच्छे से प्रदर्शन कर पाता है। तो ये कारण तो बिल्कुल गलत हो गया है ना। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है। चलिए ऑप्शन ढूंढते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ए सही है किंतु आर गलत है। चलिए प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, बहुबुद्धि सिद्धांत कहलाता है कि, ऑप्शन पढ़िए, बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है, ठीक है। बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता है, प्रयास करने पर बुद्धि को तेज किया जा सकता है। यानी बहुत सी मानसिक उद्वेलन जो प्रक्रियाएं होती है, मानसिक उद्वेलन जो समस्या समाधान के तरीके होते हैं, उनसे बुद्धि को तीव्र किया जाता है। बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है। सभी व्यक्तियों में बुद्धि के स्तर एक समान होते हैं, ये भी गलत है ना। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, किसने दिया था, गार्डनर ने दिया था, ठीक है। इन्होंने बताया कि सभी व्यक्तियों के अंदर 8 प्रकार की बुद्धियां पाई जाती। कितने प्रकार की, 8 प्रकार की, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, लेव वाइगोत्स्की भाषा को किस प्रकार देखते हैं। चलिए, भाषा अधिगम प्रक्रिया में बाधक है, अधिगम प्रक्रिया में बाधक है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। किसी भी दृष्टि देखिए ये बिल्कुल गलत है। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुसाधित करती है, बिल्कुल ठीक है। भाषा चिंतन प्रक्रिया में अर्थहीन है। भाषा जैविक परिपक्वता एक नगण्य अंश है। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट हो जाएंगे, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की ने भाषा को अधिक महत्व दिया है, ठीक है। इनका मानना था कि भाषा विचारों से पहले भाषा आती है, यानी भाषा विचारों से पहले आ जाती है, इनका मानना था, ठीक है। बच्चा जब छोटा होता है 0 से 2 वर्ष के तो की अवधि तक का, तो इन्होंने उसे अमनोवैज्ञानिक काल कहा है। क्या कहा है, अमनोवैज्ञानिक काल, अमनोवैज्ञानिक काल इन्होंने उसको कहा है, ठीक है। इनका मानना था कि बच्चा जब छोटा होता है उसकी उम्र 0 से 2 वर्ष की होती। कितनी होती है, 0 से 2 वर्ष की। तो इस अवधि में बच्चे को, वो ठीक से बोल तो सकता नहीं है, तो इस अवधि में उसके भाषा और विचार दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। फिर भी भाषा विचारों पर हावी रहती है, ठीक है। कुछ भी बोलने का प्रयास तो करता ही रहता है ना। बच्चा विचार नहीं कर पाता है सही से, लेकिन भाषा तो कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर, अब यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, ठीक है, हिंदी के। चलिए पढ़िए। एक अध्यापक का यह मत है कि बच्चों के मस्तिष्क में जन्म से ही व्याकरण के नियम हैं, इसलिए वे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं। भाषा अर्जन के प्रति उसका उपागम किससे मेल खाता है, बताइए। चलिए, भाषा अर्जन से, अर्जन यानी भाषा का अर्जन यानी भाषा को का विकास है, जो अर्जित करने की क्षमता जिसे बोलते हैं, ठीक है। उसका उपागम किससे मेल खाता है। चलिए ऑप्शन पढ़िए। व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, प्रकृतिवादी, रचनावादी। तो इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है, बताइए कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृतिवादी। कौन सा हो जाएगा, प्रकृतिवादी, ठीक है। क्योंकि बच्चे जन्म से ही व्याकरण के नियम जानते हैं, एक अध्यापक का मानना है, ठीक है। इसलिए वे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं। भाषा अर्जन के प्रति उसका उपागम किससे मेल खाता है, प्रकृतिवादी से, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, पुस्तकालय के सत्र में विद्यार्थी पुस्तकालय में अपनी रुचि की पुस्तकें पढ़ते हैं। पुस्तकालय में बच्चे अपनी रुचि की पुस्तकें पढ़ते हैं।
वे किस प्रकार के पठन में संलग्न हैं? ऑप्शन पढ़िए, गहन पठन, विस्तृत पठन, बारीकी से पठन, चुनौतीपूर्ण पठन। इसमें कौन सा सही हो जाएगा ये पूछा जा रहा, बताइए। तो जब बच्चे पुस्तकालय में पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ तो बहुत सारी किताबें होंगी ना, और अपने रुचि के अनुसार पढ़ रहे होंगे, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? वहाँ पे विस्तृत पठन कर रहे होंगे। कैसा पठन कर रहे होंगे? विस्तृत पठन कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? कक्षा में मुद्रित लिखित, यानी मुद्रित का मतलब जो छपी हुई किताबें होती हैं लिखित भाषा में, लिखित समृद्ध परिवेश का क्या तात्पर्य है? चलिए ऑप्शन पढ़िए। कक्षा में बच्चों को पुस्तकें व अन्य प्रकार की पठन सामग्री पढ़ने का अवसर देना, बिल्कुल ठीक है। बच्चों को मुद्रित हस्तलेख सीखने के अवसर देना, बच्चों को हाथ से सफाई करने के अवसर देना, छपाई, क्या लिखा है? हाथ से छपाई करने के अवसर देना, बच्चों को अपने आसपास के परिवेश से व्यर्थ सामग्री चुनकर कुछ नया सृजित करने के लिए कहना, कुछ नया सृजित करने के लिए कहना। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा ये पूछा जा रहा। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को, कक्षा में बच्चों को पुस्तकें व अन्य प्रकार की पठन सामग्री पढ़ने के अवसर देना। 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? स्वर्णिम विज्ञान जागरूकता के 3 चरण कौन से हैं? चलिए ऑप्शन पढ़िए। अक्षर, शब्द, वाक्य, ध्वनियाँ, स्वरमान, सुर, तान। अक्षर तुकबंदी, स्वर्णिम, गहराई, गति, तुकबंदी। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? सी, अक्षर, तुकबंदी और स्वर्णिम, ठीक है। अक्षर, तुकबंदी और स्वर्णिम हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? कौन सी आयु से स्वर्णिम विज्ञान जागरूकता के तीनों स्तर जैसे अक्षर, तुकबंदी और स्वर्णिम विकसित होना शुरू हो जाते हैं, वो आयु पूछी जा रही है, ठीक है। 3 से 4 वर्ष की आयु, 4 से 5 वर्ष, 5 से 6 या 6 से 7 वर्ष। तो वो कौन सी आयु है ये पूछा जा रहा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? सी। कौन सा होगा? सी। 5 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चों में अक्षर, तुकबंदी तथा ध्वनि का विकास होना शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक मानक पठन परीक्षण देने के लिए अध्यापक के लिए सर्वोत्तम सलाह क्या होगी? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। बच्चों से यह कहें कि परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और वे इस परीक्षा में अपना सर्वोत्तम दे सकते हैं। अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाने वालों को अलग से पढ़ाना, यह मानकर कि शेष विद्यार्थी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर ही लेंगे। परीक्षा में आने वाले प्रश्नों से मिलते जुलते प्रश्नों के उत्तरों का अभ्यास करवाना, विद्यार्थी को मानक परीक्षण के विशेषताओं की व्याख्या करना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा ये बताइए, सही कौन सा हो जाएगा? इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। परीक्षा में आने वाले प्रश्नों से मिलते जुलते प्रश्नों के उत्तरों का अभ्यास करवाना। प्रश्न नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर सी। 6 नंबर हो गया, 7 देखते हैं। भाषा की कक्षा में एक अध्यापक प्रत्येक बच्चे पर नई पाठ्य सामग्री के पठन के लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता है, ठीक है। इस अध्यापक के यह विश्वास है कि सभी विद्यार्थी समूह में बेहतर तरीके से सीखते हैं। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इसी तरह से सीखते हैं। इस तरह से अध्यापक को प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने में बेहतर अवसर मिलते हैं। बच्चे भिन्न भिन्न गति से तथा भिन्न भिन्न तरीकों से सीखते हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा ये पूछ रहा है।
सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? जो सबसे सटीक उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? डी नंबर। बच्चे भिन्न भिन्न गति से तथा भिन्न भिन्न तरीकों से सीखते हैं, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अलग होता है। कैसा होता है? यानी प्रत्येक बच्चे की बुद्धि अलग होती है, उसके सीखने की जो विकास दर होती है वो बिल्कुल अलग होती है ना। सीखने की जो क्षमता है वो बिल्कुल अलग होती है। हर बच्चा खास होता है। चलिए प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना श्रेयस्कर है, क्योंकि यानी प्राथमिक स्तर में मातृभाषा में, यानी उनकी जो मातृभाषा किसको बोलते हैं, जो उनकी आपसी बोलचाल की भाषा है उसको पढ़ाना श्रेयस्कर है, क्योंकि इसमें अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ता है, इसमें शिक्षण सरल हो जाता है, ये बौद्धिक विकास में सहायक है, ये बच्चे को स्वाभाविक परिवेश में सीखने में मदद करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा? डी। ये बच्चे को स्वाभाविक परिवेश में सीखने में मदद करता है, क्योंकि बच्चा जो भाषा बोलता है उसको समझने में बड़ी ही आसानी हो जाती है और अपनी बात को वो भी आसानी से कह सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा अधिगम के लिए निवेश समृद्ध परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इससे बच्चे, ऑप्शन देखिए, लक्ष्य भाषा के व्याकरणिक नियमों को याद कर लेते हैं, भाषा की संरचना समझ पाते हैं, लक्ष्य भाषा को घर की भाषा में अनुवाद करके भाषा सीखते हैं, जहाँ जहाँ भाषा किसी भी रूप में दिखती है उस पर ध्यान देते हैं और सीखते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्राथमिक कक्षाओं में भाषा अधिगम के लिए निवेश समृद्ध परिवेश की महत्वपूर्ण व्यवस्था है, क्योंकि इससे बच्चे, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा ये पूछा जा रहा। सही उत्तर क्या हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। बच्चे जहाँ जहाँ भाषा किसी भी रूप में दिखती है उस पर ध्यान देते हैं और सीखते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? लेखन पूर्व प्रक्रिया के लिए अध्यापक ने बच्चों से कहा कि वे लेखन की तैयारी के लिए अपने अपने विचार संयोजित करें। निम्नलिखित में से कौन सी युक्त लेखन पूर्व प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? मानस मानचित्रण, मानस मंथन, मुक्त लेखन, सहपाठियों से समीक्षा करवाना। तो इसमें लेखन पूर्व प्रक्रिया का हिस्सा क्या नहीं होगा ये पूछा जा रहा। इसमें कौन सा हो जाएगा बताइए? मानस मानचित्रण, यानी मन में जो उनके चित्र उभर कर आएंगे कि हम लोग क्या लिखेंगे, है ना, मन में सोचना, है ना, ये तो सही है। मुक्त लेखन, ठीक है, अपनी बात अच्छे से प्रकट करेंगे। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी कि ये लेखन पूर्व प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर, अब ये आज के प्रश्न इतने ही, फिर मिलते हैं कल। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तथा यूपी टेट तथा सुपर टेट की तैयारी के लिए इस चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।